हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एसजीएल सक्सेस पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। आइए आज कुछ और नया सीखते हैं। पिछली वीडियो में हमने परिमेय संख्याओं के बारे में बताया था। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, अर्थात अंश अपान हर के रूप में लिखा जा सकता है। शर्त ये थी कि p और q दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए और q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि हर में 0 नहीं आना चाहिए, तो उन संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं इसका। ये पूर्णांक माइनस इनफाइनाइट से और प्लस इनफाइनाइट तक के नंबर, बीच में 0 होता है। 0 के दाहिने साइड +1, +2, +3 एंड सो ऑन, और 0 के लेफ्ट साइड में -1, माइनस में 2, माइनस में 3 एंड सो ऑन, माइनस इनफाइनाइट। तो वे नंबर जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है उन्हें हम लोग परिमेय संख्याएं कहते हैं, यानी रेशनल नंबर कहते हैं। p q पूर्णांक है और q नॉट इज इक्वल टू 0, यानी ये जो हर में q है इसकी वैल्यू 0 नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि p को इन सब में से रख सकते हैं, q को भी इन सब में से रख सकते हैं, बस किसको छोड़ के? 0 को छोड़ कर। तो 0 को छोड़ करके यहाँ पे कुछ भी रखा जा सकता है, और p की वैल्यू तो इन सब में से कुछ किसी को भी रख सकते हैं, यानी 0 को भी यहाँ पे रखा जा सकता है। एग्जाम्पल में p की वैल्यू -3 रख लीजिए, q की वैल्यू 7 रख लीजिए, -7 रख लीजिए, फिर 4 रख लीजिए, -2 रख लीजिए, 3 रख लीजिए, -5 रख लीजिए, -4 रख लीजिए, क्योंकि ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक। तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, यानी अंश और हर दोनों में पूर्णांक ही होना चाहिए। तो ये सभी की सभी हम लोग इन्हें हम लोग परिमेय संख्याएं कह देंगे। कुछ और एग्जांपल अगर ले लिया जाए तो 7 क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 7 को 7/1 लिखा जा सकता है, तो ये 7 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, तो इसलिए एक परिमेय संख्या होगा। 1/7 ये भी एक परिमेय संख्या है, 1 भी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है, इसलिए ये भी एक परिमेय संख्या है। अगर हम ऐसे लिखते हैं 9/0, 0/9 और √3/5, तो ये क्या परिमेय संख्या होगी? रेशनल नंबर होगी या नहीं होगी? तो ये एक रेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो शर्त है q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे q 0 हो चुका है, इसलिए ये एक परिमेय संख्या नहीं है। जबकि 0/9 यानी p के जगह पे कुछ भी रख सकते हैं, तो p 0 भी हो सकता है, और ये तो q 9 है, तो इसलिए ये एक परिमेय संख्या है। क्या ये एक परिमेय संख्या है या नहीं? तो देखते हैं। इसका जो अंश है वो √3 है। अंश में √3 देखते हैं, इसमें कोई √3 है क्या? तो अंडर यहाँ पे है ही नहीं, पूरे पूर्णांक में कहीं भी रूट नहीं आता है, तो ये एक पूर्णांक हुआ ही नहीं। ये तो पूर्णांक है लेकिन ये पूर्णांक है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे कहेंगे इसका जो अंश है यानी p की जो वैल्यू है वो एक पूर्णांक नहीं है, इंटीजर नहीं है, इसलिए ये एक परिमेय संख्या नहीं होगी। अब चाहे जो हो जाए, हो सकता है अपरिमेय संख्या हो। तो इस तरह से परिमेय संख्याओं का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अगला है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं इंग्लिश में इसे इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर्स तो वे नंबर्स जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, यानी ऐसी संख्या है जिनको p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल में √3 को क्या
पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, लिखा तो जा सकता है, लेकिन क्या ये एक पूर्णांक है? नहीं है। पूर्णांकों के समुच्चय में रूट आता ही नहीं है, तो ये एक पूर्णांक नहीं है। और ये जो पूर्णांक नहीं है तो ये कहाँ से होगा? परिमेय संख्या। तो ये एक अपरिमेय संख्या है। √7 ये भी एक अपरिमेय संख्या है। √5 ये भी एक अपरिमेय संख्या है। √2 ये भी एक अपरिमेय संख्या है। परंतु अगर हम ऐसा लिख दें √16, तो 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर होता है, तो इसे हम 4 लिख सकते हैं। और 4 को 4/1 लिखा जा सकता है। तो ये इंटीजर, ये भी इंटीजर, यानी ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है। तो अंश में भी पूर्णांक, हर में भी पूर्णांक। तो जब अंश और हर दोनों में पूर्णांक आ जाए तब तो ये परिमेय संख्या हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि अंडर रूट के अंदर वे सभी संख्याएं जो किसी का वर्ग नहीं होती हैं, इसका मतलब कि वे पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं, तो उन प्रकार की संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो नोट में लिख लेते हैं, रूट के प्रकार की संख्याएं अपरिमेय होती हैं। जहां के पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ऐसे ही अगर 36 को लिया जाए तो 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का होता है, 6 का। और 6 को 6/1 लिख सकते हैं। और ये अब ये परिमेय संख्या बन गया है। तो अंडर रूट के प्रकार की संख्याएं अपरिमेय होती हैं जहाँ के पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यानी इसमें, इस अंडर रूट के अंदर हमें ऐसी कोई संख्या नहीं रखनी है जो परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी पूर्ण वर्ग हो। तो बाकी सभी संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। इसके अलावा ये नोट में दूसरा पॉइंट है, पाई तथा ई अपरिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय है। तो इसे याद रखिएगा, पाई और ई। पाई जिसकी वैल्यू लोग लगभग में 22/7 बोलते हैं, लेकिन वो उतनी होती नहीं है। पाई की जो वैल्यू है वो 3.14 और उसके आगे बहुत सारे नंबर होते हैं, वो कभी खत्म नहीं होते हैं, वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या है। तो वे संख्याएं जो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों होती हैं, वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ई भी कुछ इसी प्रकार का होता है। अगला है वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर्स, वे संख्याएं जिनका वर्ग सदैव धनात्मक प्राप्त होता है उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे यक्स कोई संख्या है और उसका स्क्वायर करने पे या तो 0 आ जाए या 0 से बड़ा आ जाए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी धनात्मक, इसी को हम लोग धनात्मक भी कहते हैं। तो किसी संख्या यक्स का वर्ग अगर 0 या 0 से बड़ा हो जाए यानी धनात्मक हो जाए तो यक्स क्या कहलाता है? तो यक्स को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग धनात्मक होता है उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अभी तक हमने जितनी भी संख्याएं पढ़ी हैं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ये सभी की सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं, क्योंकि उनमें से किसी भी संख्या का वर्ग किया जाए तो वो हमें पॉजिटिव ही मिलेगा, ग्रेटर देन 0 ही मिलेगा। एग्जाम्पल में -5 का वर्ग करिए, माइनस का स्क्वायर प्लस और 5 का स्क्वायर 25,
-6 का वर्ग अगला है -3/5 का वर्ग तो माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। इस तरह से किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव मिल जाएगा, और पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है। इसलिए अभी तक हमने जितनी संख्याएं पढ़ी हैं वे सभी की सभी वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स हैं। अगला है काल्पनिक संख्याएं। वे संख्याएं जिनका वर्ग ऋणात्मक प्राप्त होता है उन्हें हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल, √-5 का वर्ग तो स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, बस -5 मिल जाएगा। तो हमने √-5 का वर्ग किया और -5 मिल गया, यानी नेगेटिव नंबर मिल गया। तो ये एक काल्पनिक संख्या है। ऐसे ही -√3 का वर्ग ये केवल -3 मिलेगा। इस प्रकार √-3 भी एक काल्पनिक संख्या होगी, यानी वे संख्या है जो रूट में होती हैं और नेगेटिव होती हैं, उन्हें हम लोग काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। √-1 को आई कहा जाता है, आयोटा कहा जाता है, ठीक है। यानी √-1 = आई। इसे आई से ही डिनोट क्यों किया जाता है? क्योंकि आई से इमेजिनरी होता है और इमेजिनरी का पहला अक्षर आई होता है, इसलिए इसे आई से डिनोट कर दिया गया है। अगर हम ऐसे लिख लें -5 तो इसको लिख सकते हैं रूट में -1 और इंटू रूट में 5, तो इसकी वैल्यू आई है, तो हो जाएगा I√5। तो -√5 की वैल्यू होती है I√5 होती है। ऐसे ही √-3 की जो वैल्यू होगी वो रूट में -1 और इंटू रूट में 3, यानी I√3। अगला है गुणनखंड, फैक्टर। गुणनखंड किसे कहते हैं? तो इसे एक एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। अगर हमने आपसे पूछा कि 12 का फैक्टर क्या होगा, तो हम ये सोचेंगे कि 12 किस नंबर से डिविजिबल है, किस किस नंबर से ये डिविजिबल है, यानी किस किस नंबर से ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो 12 जो है वो 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है और 12 के टेबल में आता है, यानी खुद के टेबल में आता है। ऐसे ही अगर 8 का फैक्टर पूछें तो 8 1 से डिविजिबल है, 2 से है, 4 से है और खुद 8 से डिविजिबल है। 9 का तो 1 से, 3 से और बस 9 से। तो 9 के कितने फैक्टर हैं? 3 फैक्टर हैं। 8 के कितने फैक्टर हैं? 4 फैक्टर हैं। 12 के कितने फैक्टर हैं? तो 3 और 3 6 फैक्टर हैं। तो इस तरह से फैक्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लिखेंगे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं। तो वे संख्याएं जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और वो फैक्टर कौन कौन होने चाहिए? एक तो 1 और दूसरा खुद वही। एग्जाम्पल में 3, उसके पहले 2। तो 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। 2 का जो फैक्टर होगा वो 1 होगा और 2 होगा, क्योंकि 2 किससे किससे डिविजिबल है? 1 से और 2 से है, यानी 2 1 के टेबल में 2 आता है और 2 के टेबल में 2 आता है। इसके अलावा और किसी के टेबल में 2 नहीं आ सकता है। तो इसलिए इस 2 का केवल 2 ही फैक्टर है, 1 और 2। 3 का क्या है? 1 और 3। ऐसे ही 5 का क्या है? 1 और 5। तो इस तरह से 2 का, 3 का और 5 का केवल और केवल 2 ही फैक्टर है। तो इसलिए 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी क्या है? प्राइम नंबर है। इसलिए स्मॉलेस्ट प्राइम कौन है? 2 है। अगला है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं।
वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, या ऐसे कह लें कि वे संख्याएं जो 1 से, खुद से और अन्य संख्याओं से भी पूर्णतः विभाजित होती हैं, उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल में सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर है वो है 4। 4 किस किस से विभाजित हो जाता है? 1 से, 2 से, 4 से। ऐसे ही 6 1 से, 3 से, 6 से। ऐसे ही 8 1 से, 2 से, 4 से और 8 से। तो इनके 4 के भी 3 फैक्टर, 6 के भी 3 फैक्टर और 8 के भी 2 से ज्यादा यानी 4 फैक्टर हैं। तो वे नंबर्स जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, उन्हें हम लोग कंपोजिट नंबर्स कहते हैं, यानी भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अगला है सहअभाज्य संख्याएं। को-प्राइम नंबर्स। को-प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे दो नंबर्स जिनमें 1 को छोड़ करके अन्य कोई भी फैक्टर कॉमन न हो। वे संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिनमें 1 को छोड़ करके अन्य दूसरा कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ न हो, तो उन दोनों को एक दूसरे के सहअभाज्य कहते हैं। एग्जाम्पल में 3 और 5। 3 और 5, 3 का क्या क्या गुणनखंड होगा? 1 होगा और 3 होगा। 5 का क्या क्या गुणनखंड होगा? 1 होगा और 5 होगा, क्योंकि 3 जो है वो 1 से कटती है और 3 से कटती है। तो इसलिए ऐसे ही 5 जो है वो 1 से विभाज्य है और 5 से विभाज्य है। तो 3 के भी 2 फैक्टर और 5 के भी 2 फैक्टर है। इसमें से कॉमन क्या है? तो कॉमन तो बस 1 ही है। और यही हमारी परिभाषा भी है कि ऐसी दो संख्याएं जिनमें 1 को छोड़ करके, यानी 1 तो कॉमन हो सकता है लेकिन 1 के अलावा और कोई नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे 1 ही बस कॉमन हो रहा है। तो इसलिए 3 और 5 ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं। ऐसे ही 5 और 7, ऐसे ही 7 और 9, तो ये भी और ये सभी को-प्राइम नंबर्स हैं। अगर हम 4 ले लें और 12 ले लें तो क्या होगा? 4 का फैक्टर 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। तो 12 का फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और खुद 12 होगा। तो यहाँ पे 1 तो कॉमन है ही, 2 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है। तो इस तरह से 1 को तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे 2 और 4 भी कॉमन आ जा रहा है। जबकि हमारी परिभाषा क्या है कि 1 को छोड़ करके अन्य दूसरा कोई गुणनखंड कॉमन नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये हमारी परिभाषा को संतुष्ट नहीं करता है। इसलिए 4 और 12 क्या है? को-प्राइम नहीं है। को-प्राइम नहीं है, यानी सहअभाज्य नहीं है। तो सहअभाज्य संख्याओं का जो कॉन्सेप्ट है, इसका यूज हम एक प्रश्न में करेंगे, जो प्रश्न बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। और वो प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही √2 भी आता है और √5 भी आता है, या √7 भी आ सकता है। तो हम किसी एक को प्रूफ करेंगे और इसके अनुसार आप लोगों को बस नंबर्स को चेंज करना है, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। तो प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसे हम कैसे प्रूफ करेंगे? तो सहअभाज्य संख्याओं के तथ्य के आधार पे, यानी उसी के कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके हम इसे प्रूफ करेंगे। तो इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम इसे मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे माना √3 एक परिमेय संख्या है। तो हमने इसे √3 को परिमेय संख्या मान लिया। तो जब ये परिमेय संख्या है तो √3 = p/q लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्याओं को p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए मैंने इसे p/q लिख दिया, जहां p तथा q सहअभाज्य पूर्णांक है।
तथा q इज नॉट इक्वल टू 0, तो q शून्य नहीं है। तो चलिए q का मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा √3 इंटू क्यू इज इक्वल टू p, दोनों पक्षों का वर्ग। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो वर्ग करेंगे तो क्या होगा, √3 क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करने पे केवल 3 प्राप्त होगा और ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू p स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि p स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। अब देखिए इसके p स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 3q स्क्वायर है, अगर इसमें हम 3 से डिवाइड करें तो ये कट जाएगा, यानी विभाजित हो जाएगा, 3 से 3 डिविजिबल है, तो हम कहेंगे कि p स्क्वायर 3 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए p भी 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो p भी क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। तो जब p 3 से विभाज्य होगा तो इसे हम लोग लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 3m, और m इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 आप रखते जाइएगा, तो जो संख्या प्राप्त होंगी वो 3 से विभाज्य ही प्राप्त होंगी। अगर हम 1 रखें तो 3 1 जा 3 होगा, 2 रखने तो 2 3 जा 6 होगा, वो भी 3 से विभाजित होता है। 3 रखेंगे तो 3 3 जा 9 होगा, और 9 भी क्या होता है, 3 से विभाजित होता है। तो जो संख्याएं 3 से विभाजित होती हैं उसे हम 3m के रूप में लिख सकते हैं। ऐसे आप लोगों को पता होगा कि सम संख्याओं को 2m से प्रदर्शित किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि ये संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं। सम संख्याएं का मतलब ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं। ऐसे ही किसी संख्या, कोई संख्या 5 से विभाजित है तो उसे हम लोग 5m भी लिख सकते हैं। कोई संख्या 7 से विभाजित है तो उसे हम 7m भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार इसे m या k या r a b c d कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने इसे क्या लिख दिया, p इज इक्वल टू 3m। तो चलिए इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं और इसे इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। अगला p की इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रखने पे समीकरण 1 से, यानी p के इस मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो क्या मिलेगा, 3q स्क्वायर इज इक्वल टू, ये p है तो p की जगह पे हमें रखना है 3m, तो होगा 3m का स्क्वायर। 3q स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 3 का स्क्वायर 9 और m का स्क्वायर m स्क्वायर, या q स्क्वायर इज इक्वल टू 9m स्क्वायर अपॉन 3, और 3 से ये 9 कट जाएगा, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 3m स्क्वायर। और इस तरह से हमने क्या देखा कि q स्क्वायर की जो वैल्यू है 3m स्क्वायर आ गई, यानी इसके राइट साइड में अगर हम 3 से डिवाइड करें तो ये भी 3 से डिविजिबल है। तो हम कहेंगे कि यहाँ q स्क्वायर भी 3 से विभाज्य है, या ऐसे लिखेंगे कि q स्क्वायर 3 से विभाज्य है, इसलिए q भी 3 से विभाज्य होगा। और जब q भी 3 से विभाज्य होगा और p भी 3 से विभाज्य होगा तो p और q में एक कॉमन फैक्टर मिल गया 3, और जब p और q में कॉमन फैक्टर 3 मिल गया तो फिर वो p और q सहअभाज्य नहीं रहेंगे, फिर वो सहअभाज्य नहीं होंगे। इसलिए हमारा ये तथ्य जो है वो गलत साबित हो गया, हमने जो माना था वो गलत साबित हो गया। हमने ये माना था कि √3 एक परिमेय संख्या है, और हमने ये माना था कि p तथा q सहअभाज्य है। तो जब सहअभाज्य होते तो इन दोनों में 3 क्यों मिलता, नहीं मिलता। सहअभाज्य संख्या की परिभाषा होती है कि ऐसी दो संख्याएं जिनमें 1 को छोड़ करके और कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमें एक कॉमन गुणनखंड मिल जा रहा है 3, p 3 से विभाज्य हो रहा है और q भी 3 से विभाज्य हो रहा है, तो यहाँ पे तो एक कॉमन गुणनखंड 3 मिल गया, 1 को छोड़ करके 3 मिल गया, तो इसलिए p और q क्या होंगे, सहअभाज्य नहीं रह गए। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे कि p तथा q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 प्राप्त होता है। इसलिए
इसलिए P तथा Q, स्मॉल q लिख देंगे यहाँ पे, P तथा Q सहअभाज्य नहीं है। अतः हमारा तथ्य गलत साबित हुआ। और जब हमारा तथ्य गलत साबित हो गया तो सही क्या है? हमारा तथ्य ये था कि √3 एक परिमेय संख्या है और P और Q सहअभाज्य है। तो हमारा तथ्य पूरा पूरा गलत साबित हो गया। तो सही क्या है? सही तो यही होगा कि √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये प्रश्न बहुत ही सरलता से हम लोग हल कर पाए हैं और आप सबको भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और हम आपको होमवर्क देते हैं। आपका होमवर्क है कि सिद्ध कीजिए कि करनी में 2 और ऐसे ही सिद्ध कीजिए कि करनी में 5 और इसी प्रकार सिद्ध कीजिए कि करनी में 7 एक अपरिमेय संख्या है। तो 3 प्रश्न हम आपको देते हैं। हो सकता है कि उन तीनों में से कोई एक प्रश्न आने वाली बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सके या पूछा जाए। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको, अगर आपको ये प्रूफ करना है कि सिद्ध कीजिए कि √3 अपरिमेय संख्या है, तो इस 3 की जगह पे बस आपको 2 रखते जाना है। यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हुआ तो 9 हो गया। यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 हो जाएगा तो कट जाएगा तो 2 हो जाएगा। इस प्रकार से हम इससे प्रूफ कर लेंगे। हम √2 को भी प्रूफ कर लेंगे, 5 को भी प्रूफ कर लेंगे और √7 को भी प्रूफ कर लेंगे। तो आशा करते हैं कि आप सबको ये प्रश्न आसानी से समझ में आया होगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और एक चीज़ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।